Assalamu alaikum students. Today we'll discuss about types of function. We'll discuss the different types of function through different examples. तो मैं यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल लिख रहा हूँ. लाइक मैं अगर एक सेट ले लेता हूँ, एक सेट है मेरे पास A, जिसके अंदर हम लोग एलिमेंट्स टेक कर लेते हैं 1 2 3, और मैं एक और सेट ले लेता हूँ B, जिसके अंदर मैं एलिमेंट्स टेक कर लेता हूँ X और Y करके. तो अब यहाँ पर मेरे पास दो सेट हैं. अब इन दोनों सेट्स को मैं बाइनरी रिलेशन में किस तरीके से लिखूंगा और फिर बाइनरी रिलेशन को हम फंक्शन में किस तरीके से डिफाइन करते हैं, ये चीज़ हम डिस्कस कर चुके हैं. तो सबसे पहले मैं यहाँ पर लिखूंगा 1 2 3 और x और y. तो अगर मैं इनके दरमियान एक रिलेशन जो है वो बनवाना चाहूँ तो वो मैं किस तरीके से बनवा सकता हूँ. लाइक अगर मैं यहाँ पर 1 को x के साथ, ठीक है, 2 को भी x के साथ और 3 को y के साथ, तो हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पर दिस इज़ व्हाट वी कॉल अ फंक्शन. ये रिलेशन हमारे पास एक फंक्शन कहलाएगा बिकॉज यहाँ पर फंक्शन की दोनों कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई हो रही है. अब वो फंक्शन की दो कंडीशंस क्या क्या हैं? फंक्शन की दो कंडीशंस ये हैं कि जो सेट डोमेन हमारे पास है, ये जो सेट डोमेन हमारे पास है और ये हमारे पास है रेंज. तो डोमेन सेट का कोई भी एलिमेंट रेंज बनाए बगैर ना रहे तो आप देख सकते हो कि तीनों एलिमेंट्स के ऊपर रेंज बन रही है. और दूसरी बात क्या थी कि एक वक्त में एक ही रेंज बने. तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि डोमेन के जो तीनों एलिमेंट्स हो उनमें एक वक्त में एक ही रेंज बन रही है. सो वी कैन से दैट कि दिस इज़ फंक्शन. अब यहाँ पर ये फंक्शन की कौन सी काइंड है, ठीक है. मैं इस काइंड को बताने से पहले आपको एक और जो है वो यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिखूँगा. तो यहाँ पर मैं जैसे सपोज कर लेता हूँ, मैं कोई रैंडमली कोई दूसरे सेट सेलेक्ट कर लेते हैं हम. लाइक 1 2 3 मैंने एक सेट सेलेक्ट कर लिया. दूसरे सेट में B सेलेक्ट कर लेता हूँ, जिसके अंदर हम लाइक X Y और Z ले लेते हैं. थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं इसको. मैं चलें A B C और D में जो है वो इसको टेक कर लेता हूँ. अगर मैं इसको इस वाले बाइनरी रिलेशन या फंक्शन वाली कंडीशन में लिखना चाहूँ तो वो मैं किस तरीके से लिखूँगा? जी हाँ, वो मैं लिख सकता हूँ 1 2 3 ऑल्सो A B C और यहाँ पर आ जाएगा D. अब यहाँ पर इन दोनों के दरमियान जब हम इसकी मैपिंग करवाएंगे तो वो मैं कुछ इस तरीके से करवाऊँगा. लाइक 1 को मैंने A के साथ मिला दिया है, 2 को मैंने B के साथ एंड 3 को हमने C के साथ जो है वो मिला दिया. बट यहाँ पे हमारे पास जो है वो D रिमेनिंग है. अब यहाँ पर इन दोनों रिलेशंस के अंदर, ठीक है, दोनों रिलेशंस के अंदर हमने पहले डिसाइड करना है कि फंक्शन है या नहीं. तो ये बात तो डिसाइडेड है कि ये दोनों फंक्शन ही हैं, क्योंकि फंक्शन की जो दो कंडीशन मैंने आपको बताई थी वो दोनों इसमें सेटिस्फाई हो रही हैं. बट यहाँ पर देयर इज़ लिटिल डिफरेंस बिटवीन दीज टू रिलेशन और दीज टू फंक्शंस. तो हमने क्या करना है कि अगर आप इस वाले फंक्शन में देखें तो यहाँ पर आपके पास ये जो रेंज का जो सेट बना हुआ है, मेरे पास रेंज का जो सेट है जो कि सेट B है, इसके अंदर मेरे पास सारे एलिमेंट्स के ऊपर यानी कि X के ऊपर भी और Y के ऊपर भी, दोनों के ऊपर यहाँ पर कोई ना कोई रिलेशन बन रहा है. जबकि अगर हम इस वाले सेट की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास रेंज के सेट में से एक एलिमेंट D ऐसा जिसके ऊपर कोई रेंज नहीं बन रही है, ठीक है. तो यहाँ पर आपको बताने का मकसद क्या है? बताने का मकसद यहाँ पर अगर मैं इस वाले सेट की बात करूँ, और ये बात याद रखिएगा अभी मैं इस वाले रिलेशन की बात कर रहा हूँ, इस वाले रिलेशन के लिए मेरा कहना ये होगा कि आपने देखना ये है कि अगर आपके पास रेंज के जो सेट है, रेंज के सेट में से तमाम एलिमेंट्स के ऊपर कोई ना कोई रिलेशन बन रहा है, यानी कि रेंज के जो सेट है यानी कि सेट B जो है उसके अंदर से कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जिसके ऊपर रेंज ना बन रही हो, तो ऐसे फंक्शन को हम कहते हैं ऑन टू फंक्शन. ठीक है, ऐसे फंक्शन को हम क्या कहते हैं? ऑन टू फंक्शन. कैसे फंक्शन को? चले मैं यहाँ पे इसको मैथमेटिकली भी आपको लिख के दिखा देता हूँ कि अगर आपके पास रेंज जो बन रही हो, ठीक है, फंक्शन की रेंज ऑफ f हम इसको पढ़ेंगे, रेंज ऑफ f इक्वल्स टू b. तो यहाँ पर एक बार याद रखिएगा कि रेंज ऑफ f इक्वल्स टू b का मतलब ये है कि जो आपके पास रेंज का सेट है, अब चाहे उसमें डबल जो है वो रिलेशन बन रहा है, चाहे 1 रिलेशन बन रहा है या 3 टाइम्स रिलेशन बन रहा है, डजंट मैटर. बट मैटर क्या करता है? मैटर ये करता है कि आपकी जो आपका जो B सेट है यानी कि आपका जो रेंज का सेट है उसमें लाजमी हर सेट के ऊपर कोई ना कोई रेंज बन रही हो. ठीक है, वैसे डोमेन का तो हमें पता ही है कि कोई ना कोई रेंज बनेगी लाजमी, क्योंकि अगर रेंज नहीं बनेगी तो वो फंक्शन ही कंसिडर नहीं होगा. बट इन स्पेसिफिक केस ऑफ ऑन टू फंक्शन, यहाँ पर आपके पास जो आपका जो डोमेन यानी कि रेंज का जो सेट है उसमें भी हर एलिमेंट के ऊपर रेंज बननी चाहिए. डजंट मैटर कि वो 1 रेंज बन रही है, 2 रेंज बन रही है, 3 रेंज बन रही है, ठीक है. बट यहाँ पर हमारे पास इसके ऊपर कोई लाजमी रेंज बननी चाहिए. अच्छा, ऑन दी अदर हैंड अगर मैं बात करूँ इस वाले फंक्शन की, तो यहाँ पर आप देखें कि यहाँ पर लाइक रेंज के ऊपर एक वक्त में एक ही रेंज बन रही है. अनलाइक दिस, यहाँ पर हमारे पास
वन से मतलब 1 को ए से मिला रहे हैं हम, 2 को बी से मिला रहे हैं, 3 को सी से मिला रहे हैं, बट डी जो है वो यहाँ पर इसके ऊपर कोई रेंज नहीं बन रही है। बट यहाँ पे डी को सिंगल लिखने का एक मकसद है, वो ये है कि यहाँ पर आप देखें कि डोमेन में से तो चले हमें पता है कि एक वक्त में एक ही रेंज बनेगी, ठीक है, लेकिन आप देख सकते हो कि रेंज के अंदर भी एक वक्त में एक ही रेंज बन रही है, ठीक है। 1 से सिंगल ए के ऊपर बन रही है, फिर 2 को सिंगल बी के ऊपर बन रही है, फिर 3 के ऊपर सिंगल सी के ऊपर बन रही है। तो यहाँ पर एक बात नोटेबल है, और वो बात नोटेबल क्या है, वो बात ये है कि आपने रेंज के ऊपर भी एक वक्त में अगर एक ही रेंज बनते हुए अगर आप देखें रेंज के जो एलिमेंट है, यानी कि जो बी सेट मैंने यहाँ पर बनाया है, अगर बी सेट के अंदर भी हर एलिमेंट के ऊपर एक वक्त में एक ही रेंज बन रही है, इट मीन्स के ये फंक्शन हमारे पास होगा, ये फंक्शन हमारे पास होगा 1 1 फंक्शन। ओके, क्या होगा ये हमारे पास 1 1 फंक्शन, और 1 to 1 फंक्शन भी हम इसको कह सकते हैं। तो ये हमारे पास दो काइंड्स हैं, मैंने आपको बता दिया है कि यहाँ पर आप एक बात का ध्यान रखिएगा। अब अगर यहाँ पर डी जो है वो नहीं भी अगर हम रिमेन करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये 1 1 फंक्शन ही रहेगा, क्योंकि 1 1 फंक्शन के लिए हमें जस्ट इतना देखना है कि डोमेन में से तो चलो एक वक्त में एक रेंज बन रही है, बट रेंज के सेट में से भी एक वक्त में एक ही रेंज बन रही होगी, तो वो हमारे पास जो है वो 1 1 फंक्शन होगा। अगर हमारे पास जो डोमेन का जो रेंज का जो सेट है उसके ऊपर कोई भी एलिमेंट ऐसा ना हो जिसके ऊपर रेंज ना बन रही हो, चाहे वो डबल या बन रही हो, एक से ज़्यादा बन रही हो, तो वो हमारे पास ऑन टू फंक्शन है। चलिए ऑन टू फंक्शन की एक और एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ। देखिए फॉर एग्जांपल जैसे कि मैं यहाँ पर एक सेट बना देता हूँ 1 2 3 4 5 करके, लाइक मैंने यहाँ पर एक जो है वो डोमेन का सेट बना दिया है, और मैं यहाँ पर एक और सेट बना देता हूँ जिसके अंदर मैं खाली एक एलिमेंट ले लेता हूँ x, और मैं अगर जो है वो इसको मैप करवाऊँ लाइक 1 को 2 को 3 4 5, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अभी भी स्टिल दिस इज़ अ फंक्शन एंड दिस इज़ अ ऑन टू फंक्शन, ठीक है। अभी मैंने यहाँ पर क्या लिखा है कि x लिखा हुआ है, एक ही वक्त में एक ही रेंज बन रही है यहाँ पर, और जो सेट b है यानी कि रेंज का जो सेट है उसके अंदर से भी कोई भी मतलब एक एलिमेंट है, तो कोई इशू नहीं, ये अभी भी फंक्शन कंसीडर होगा और ये ऑन टू फंक्शन जो है वो कंसीडर होगा। बट ऑन दी अदर हैंड अगर मैं यहाँ पर एक और एलिमेंट लाइक इस तरीके से लिख दूँ, तो ये हमारे पास अभी ये अभी हमारे पास ऑन टू फंक्शन कंसीडर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर y एक हमारे फंक्शन तो है बट ऑन टू फंक्शन नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर हमारे पास ये एक एलिमेंट ऐसा है जिसके ऊपर रेंज नहीं बन रही है। और मैंने भी आपको बताया था कि रेंज तमाम की तमाम रेंज जो है वो सेट b यानी कि आपका जो दूसरा सेट है उसके इक्वल जो है वो आनी चाहिए। तो ये हमारे पास ऑन टू फंक्शन है। अच्छा, ये एक और मैं आपको बात बता दूं कि यहाँ पर हमारे पास ये जो वैल्यू लिखी हुई है, ये अभी हमारे पास ये जो मैंने फंक्शन लिखा हुआ है ये अभी सिर्फ अभी सिर्फ ऑन टू है, ये 1 1 नहीं है, ठीक है, कीप इन माइंड। और ये हमारे पास जो लिखा हुआ है ये सिर्फ 1 1 है, ऑन टू नहीं है। ओके, तो ये हमारे पास दोनों जो है वो एग्जाम्पल आपके सामने लिखी हुई हैं, तो कि ये अभी सिर्फ ऑन टू है, 1 1 नहीं है, ये सिर्फ 1 1 है, ऑन टू नहीं है। ओके, तो क्या हमारे पास ऐसे फंक्शन भी आ सकते हैं जो 1 1 और ऑन टू एक वक्त में हो सकते हैं? बिल्कुल आ सकते हैं, उसको अभी हम जो है वो डिस्कस करते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर इन फंक्शन के और भी नाम हैं, जैसे कि ऑन टू फंक्शन को आप सर्जेक्टिव फंक्शन भी कह सकते हो। जी हाँ, ऑन टू फंक्शन को हम SURJECTIVE, ये हमारे पास सर्जेक्टिव फंक्शन भी हो सकता है, ये हमारे पास सर्जेक्टिव फंक्शन भी हम इसको कह सकते हैं। और 1 1 फंक्शन जो है इसका एक और भी नाम है जिसको हम इंजेक्टिव फंक्शन भी कह सकते हैं, ठीक है। ये हमारे पास याद रखिएगा, ये डिफरेंट नेम्स है, ये समटाइम्स यूज हो जाते हैं, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। ऑन टू फंक्शन को हम सर्जेक्टिव फंक्शन का नाम दे सकते हैं, ठीक है, और 1 1 फंक्शन को हम इंजेक्टिव फंक्शन का नाम देंगे। अब यहाँ पर मैं कुछ और आपको जो है वो एग्जांपल बता देता हूँ ताकि हम इसको फर्दर डिस्कस करें। अब यहाँ पर मैं कुछ फंक्शन की काइंड्स लिख रहा हूँ और वो देखते हैं कि फिर वो हमारे पास कौन सी काइंड जो है वो कंसिडर होती है। इस तरीके से मैं यहाँ पर एक फंक्शन बना देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं कोई भी लाइक रेंडमली कोई भी फंक्शन ले लेता हूँ जिसके अंदर मैं 1 2 3 कोई एलिमेंट ले लेता हूँ और यहाँ पर मैं ले लेता हूँ x और y, ठीक है। और मैं अगर मैं इनके दरमियान हम लोग मैप करवाना चाहें तो लाइक ये हमारे पास जो है वो, चले मैं यहाँ पर इसको एक और भी लिख लेता हूँ लाइक z। ओके, 1 को x के साथ मिला दिया, 2 को भी x के साथ अगर हमने मिला दिया है और 3 को हमने y के साथ मिला दिया है।
तो यहाँ पर अभी मैंने आपको कुछ देर पहले जो 1-1 के लिए कंडीशन बताई थी और ऑन टू के लिए कुछ कंडीशंस मैंने आपको बताई थी। तो क्या ये वाली जो मैंने जो एग्जांपल लिखी हुई है कि क्या ये दोनों 1-1 और ऑन टू दोनों को मतलब सेटिस्फाई हो रही है या नहीं हो रही? देखिए, आप दोबारा से बता देता हूँ। ऑन टू के लिए हमारे पास क्या ज़रूरी था कि इसके जो रेंज का जो सेट है इसके सारे एलिमेंट यूज़ हों, बट यहाँ पर हम देख सकते हैं कि Z के ऊपर कोई रेंज नहीं बन रही। इसका मतलब ये कि ऑन टू तो नहीं है। ओके, सेकंड, मैंने जब आपको 1-1 फंक्शन के बारे में बताया था तो 1-1 फंक्शन में हमारे पास क्या था कि एक वर्क में डोमेन से तो चलो एक ही रेंज बनती है, बट यहाँ पर रेंज के ऊपर भी एक वर्क में एक ही रेंज बने। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि x के ऊपर डबल रेंज बन रही है। इट मीन्स कि ये 1-1 फंक्शन भी कंसीडर नहीं हो सकता। तो फिर हम इसको कौन सी काइंड कहेंगे? जी हाँ, इसके लिए वी विल यूज़ अनदर काइंड ऑफ फंक्शन और इसको हम नाम देंगे इनटू फंक्शन का। ठीक है, इसको हम नाम देंगे इनटू फंक्शन का। तो हमारे पास एक और काइंड आ गई है इनटू फंक्शन। ओके, यानी कि ऐसे जो एलिमेंट जो कि ना 1-1 हो और ना ही ऑन टू हो तो उसे हम इनटू फंक्शन जो है वो कंसीडर कर सकते हैं। बट उसके लिए मैंने आपको दोनों कंडीशन बता दी हैं, 1-1 के लिए बता दी है, ऑन टू के लिए बता दी है और इनटू के लिए भी मैंने आपको कंडीशन बता दी है। और इन दी एंड में यहाँ पर फाइनली हम एक और कंडीशन यहाँ पर बात करेंगे उसके बारे में। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लाइक 1 2 3 एक सेट बना देता हूँ डोमेन का, और x y z ये मैंने एक रेंज का सेट बना दिया। और इसकी जो अगर मैं मैपिंग करवाऊँगा तो क्या होगा कि 1 को मैंने y के साथ मिला देना है, 2 को x के साथ मिला देना है और 3 को मैंने z के साथ मिला दिया है। अब आप इस फंक्शन को देखें और ये सोचें कि जो 1-1 की कंडीशंस थी वो क्या थी और जो ऑन टू की कंडीशंस थी वो क्या थी। तो अब हम देख सकते हैं कि यहाँ पर 1-1 की कंडीशन ये थी कि एक वक्त में एक ही रेंज बने, जो कि बन रही है। ऑन टू की कंडीशन क्या थी कि रेंज में से कोई भी एलिमेंट ऐसा ना हो जिसके ऊपर रेंज ना बने, वो भी कंडीशन पूरी हो रही है। इट मीन्स कि ये जो हमारे पास मैंने अभी फंक्शन लिखा है ये दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है और इसे हम 1-1 ऑन टू फंक्शन का नाम देंगे। जी हाँ, इसको हम नाम देंगे 1-1 या 1-1 ऑन टू फंक्शन। ठीक है, 1-1 ऑन टू फंक्शन, इसको हम नाम देंगे 1-1 ऑन टू फंक्शन का। और इसका जिस तरीके से हमारे पास सब्जेक्टिव और इंजेक्टिव के बाद एक और भी नाम आ जाएगा, इसको हम नाम देंगे बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव हम इसको इस वजह से नाम देंगे क्योंकि हमारे पास यहाँ पर ये दोनों फंक्शन की जो है दोनों टाइप्स की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। सो दैट इज़ वाई वी विल कॉल दिस फंक्शन बाइजेक्टिव फंक्शन। ओके, तो ये हमारे पास बाइजेक्टिव फंक्शन भी आ गया है। तो हमने 4 कंडीशंस को जो है वो यहाँ पर फ़िलहाल डिस्कस किया है। फिर आगे और भी कंडीशन आएंगी तो हम उसको भी जो है वो डिफ़ाइन करेंगे। आई होप कि बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई, लेकिन स्टिल इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन देन यू मे आस्क। थैंक यू। सो स्टूडेंट्स, नाउ विल डिस्कस अबाउट अनदर टाइप ऑफ फंक्शन। दिस इज़ व्हाट वी कॉल द इन्वर्स ऑफ फंक्शन। अब इन्वर्स फंक्शन को हम किस तरीके से डिफाइन करते हैं, इसके लिए मैं आपको यहाँ पर एक एग्जाम्पल के ज़रिए मैं समझाने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले अगर मैं यहाँ पर लाइक लिख दूँ f(x) = 2x + 3, ये मैंने एक ऐसे रेंडम एक फंक्शन लिख दिया है। अब अगर मैं इसका इन्वर्स फाइंड आउट करूँगा तो वो मेरे पास किस तरीके से आएगी। इन्वर्स की जो वैल्यू आएगी वो आएगी मेरे पास x = y - 3/2। अब आप देख सकते हैं कि ये इस तरीके से मतलब कैसे आ चुकी है वैल्यू। तो यहाँ पर एक बात देखें कि हमारे पास जो एक्चुअल फंक्शन है उसके अंदर 2 और x आपस में हो रहा है मल्टीप्लाई, वाइल प्लस करके हमने 3 लिखा हुआ है, यानी कि 3 इसमें ऐड हो रहा है। जबकि अगर मैं इसका इन्वर्स फाइंड आउट करूँ तो यहाँ पर हमारे पास 2 जो है वो मल्टीप्लाई की जगह हो जाएगा डिवाइड, और इसी तरीके से मेरे पास जो प्लस का 3 है वो बन जाएगा -3। लेकिन ये प्रोसेस हुआ किस तरीके से वो मैं आपको समझा देता हूँ स्टेप बाय स्टेप कि आपने इन्वर्स फंक्शन को किस तरीके से फाइंड आउट करना है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले अगर मैं इस फंक्शन की बात करूँ f(x) = 2x + 3, सो वी नो दैट कि f(x) को मैं जो है वो y के इक्वल भी रख सकता हूँ। तो मैं क्या करूँगा कि इस वाली वैल्यू में f(x) की जगह लिख दूँगा y = 2x + 3। ओके, अब 2x + 3 तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है, और यहाँ पर हमने क्या करना है कि -3 को दोनों तरफ जो है वो लाइक 3 को माइनस करवा देना है दोनों तरफ से। तो ये बन जाएगा मेरे पास 2x + 3 एंड -3। तो फाइनली हमारे पास जो वैल्यू बनेगी दैट विल बी y - 3 = 2x, और यहाँ पर मैं जब इसको जो मल्टीप्लाई कर रहा है यहाँ पर आके 2 जो है वो डिवाइड करेगा, देन हमारे पास जो मैंने आपको शुरू में लाइक एक रिजल्ट बताया था
यू कैन सी यार x इक्वल टू वाई माइनस 3/2, x इक्वल टू वाई माइनस 3/2, और यहाँ पर जो मेरे पास x लिखा हुआ है मैं इसको जो है वो इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, f इनवर्स ऑफ y इक्वल्स टू x। तो अब हमने क्या करना है कि x की जगह पुट कर देना है f इनवर्स ऑफ y। तो आपने जो एक तरीका इसको लिखने का ये है f इनवर्स ऑफ y लाइक y माइनस 3/2। तो ये हमारे पास ये जो सबसे आपको लास्ट में लिखा हुआ नज़र आ रहा है f इनवर्स ऑफ y इक्वल टू वाई माइनस 3/2, तो ये एक इन्वर्स फंक्शन है। अब ये इन्वर्स फंक्शन किस तरीके से वर्क करता है, बेसिकली ये हमें एक जो वैल्यू आपके पास गिवन होती है उसको अगेन आपको मतलब दे देता है। वो किस तरीके से, चलें हम एक काम करते हैं, हम इस एग्जाम्पल को यूज़ करते हैं और यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। लाइक अगर मैं यहाँ पर x की जगह में 4 पुट करूँ, अगर मैं x की जगह पे यहाँ पर 4 पुट करूँ तो मेरे पास क्या होगा कि f ऑफ 4 इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 3, और जो f ऑफ 4 की वैल्यू आएगी मेरे पास 2 4 8 और प्लस 3 बन जाएगी मेरे पास 11। इट मीन्स कि मेरे पास यहाँ पर वैल्यू आई है 4 की वैल्यू, x की जगह 4 पुट करने से मेरे पास 11 आई है। तो अब आप देखते हैं कि मतलब कहने का ये है कि f ऑफ 4 की वैल्यू हमारे पास आ गई है 11। तो क्या होगा कि अगर मैं इस वाली वैल्यू के अंदर 11 पुट करके देखूँ फिर क्या आता है, यानी कि आपके पास जो इन्वर्स फंक्शन है उसके अंदर ये वाला इन्वर्स जो फंक्शन है उसके अंदर मैं अगर y की जगह 11 पुट करके देखूँ, बिकॉज राइट नाउ हमारे पास अभी y की वैल्यू 11 आई है, तो मैं क्या करूँगा कि f इन्वर्स ऑफ 11 इक्वल्स टू 11 माइनस 3/2, देन f इन्वर्स ऑफ 11 माइनस 3 मेरे पास बन जाएगा 8/2, 2 4 ज़ा 8। तो आप देख सकते हो कि मेरे पास जो इन्वर्स 11 की वैल्यू आई है वो आ गई है मेरे पास 4। तो ये एक तरीका है इन्वर्स फंक्शन को फाइंड आउट करने का। तो यहाँ पर हमारे पास f इन्वर्स, देखिए मैंने यहाँ पर क्या कहा था कि x की वैल्यू 4 पुट करने से मेरे पास आ गई है 11, जबकि जब मैंने दोबारा से इन्वर्स फंक्शन में वैल्यू को सब्स्टिट्यूट किया तो मेरे पास इन्वर्स की वैल्यू 11 की पुट करने के बाद मेरे पास 4 वैल्यू आ गई है। तो इसी तरीके से हम हर वैल्यू का जो इन्वर्स है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, सो ये हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट जो है वो फंक्शन की काइंड थी। अब हम फर्दर इसको आगे बढ़ाते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे इवन और ऑड फंक्शन की। जी हाँ, इवन एंड ऑड फंक्शन इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो पहले मैं बात करूँगा इवन फंक्शन की कि इवन फंक्शन हम किस तरीके से करेंगे। एक बात याद रखिएगा कि इवन और ऑड फंक्शंस जो है वो डिफरेंट है, जबकि इवन और ऑड नंबर्स जो है वो हमारे पास एक वो डिफरेंट चीज़ आ जाती है, बट समहाउ कॉन्सेप्ट तो हमारे पास सेम ही है। तो हमारे पास सबसे पहले आपने क्या करना है कि इवन फंक्शन की वैल्यू को किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे और उसकी स्टेटमेंट क्या है। यस, उसकी स्टेटमेंट आपके पास इवन फंक्शन के लिए क्या होनी चाहिए कि अगर आपके पास कोई भी फंक्शन हो और x की वैल्यू जब हम नेगेटिव पुट करेंगे तो वो हमारे पास वो f ऑफ x इक्वल्स टू f ऑफ नेगेटिव x जो है वो वैल्यू आनी चाहिए। तो ये हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हाउ टू फाइंड द वैल्यूज़, मतलब इक्वल हम किस तरीके से वैल्यूज़ को रख सकते हैं। तो ये हमारे पास एक तरीका है वैल्यूज़ को फाइंड आउट करने का इवन फंक्शन की। अब इसकी एक छोटी सी एग्जांपल जो है वो हम ले लेते हैं, बल्कि एग्जांपल में बढ़ने से पहले मैं आपको एक और चीज़ बताऊंगा कि जब हम इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो एक बात याद रखिएगा कि ये अकॉर्डिंग टू वाई एक्सिस सिमेट्रिक ग्राफ होना चाहिए। अब ये बात किस तरीके से मैं आपको बताऊँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं ये बना रहा हूँ और लाइक दिस। अब ये हमारे पास इस टाइप का जो ग्राफ है तो ये हमारे पास एक काइंड ऑफ सिमेट्रिक ग्राफ बन रहा है अकॉर्डिंग टू वाई एक्सिस। क्यों? क्योंकि अगर मैं इसको इस तरीके से भी जो है वो मतलब हम इसको घुमा देंगे तब भी हमारे पास जो है इसकी जो शेप है वो सेम रहेगी। तो ये हमारे पास एक और तरीका है इसको डिफाइन करने का। अगर मैं यहाँ पर एक चीज़ एग्जाम्पल के अगर आपको समझाना चाहूँ तो f ऑफ x इक्वल्स टू x² + 1। अगर मैंने इवन फंक्शन की डिफाइन करने के लिए एग्जाम्पल मैंने जो है वो ली है तो f ऑफ नेगेटिव x, क्योंकि x की जगह हमने नेगेटिव पुट करना है। लेट्स सी कि क्या हमारे पास आंसर आता है। तो f ऑफ नेगेटिव x का स्क्वायर लेंगे तो x² + 1। यू कैन सी हियर जो वैल्यू हमारे पास f ऑफ x की थी वही f ऑफ नेगेटिव x की भी आ चुकी है, यानी कि x² + 1। सो वी कैन से हियर f ऑफ x इक्वल्स टू f नेगेटिव x, और यहाँ पर ये बात प्रूव होती है कि ये फंक्शन जो है वो इवन फंक्शन है। तो ये हमारे पास जब भी आपके पास f ऑफ x की जो वैल्यू नेगेटिव वैल्यू पुट करने के बाद ही हमारे पास जो सेम वैल्यू रहे तो उसे हम इवन फंक्शन कंसीडर करते हैं। नाउ विल टॉक अबाउट द ऑड फंक्शंस। देखिए ऑड फंक्शन भी हमारे पास बहुत आसान है। अच्छा, इवन फंक्शन के लिए आप ये भी कह सकते हो कि हमारे पास इवन
जो है वो पावर लगी हुई हो किसी भी वैल्यू के ऊपर तो वो इवन फंक्शन जो है वो कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन सम हाउ ये ऐसा पॉसिबल नहीं भी हो सकता, क्योंकि अगर ब्रैकेट के ऊपर पावर 2 या पावर 4 लगी हुई हो तो पॉसिबल है कि वो इवन फंक्शन कंसीडर ना हो। तो हम उसके बारे में बाद में बात करेंगे। राइट नाउ हम लोग बात कर रहे हैं ऑड फंक्शन के हवाले से। तो ऑड फंक्शन की स्टेटमेंट देख लें वो किस तरीके से होती है, यानी कि अगर आपके पास नेगेटिव एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ नेगेटिव एक्स, तो इस तरीके से अगर आपके पास कोई वैल्यू या कोई फंक्शन हमारे पास आ जाएगा तो इस टाइप की वैल्यू को हम लोग जो है या इस टाइप के स्टेटमेंट को हम लोग ऑड फंक्शन कंसीडर करेंगे। अब ये किस तरीके से वर्क करता है इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल लाइक मैं दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर एफ ऑफ एक्स की वैल्यू लाइक एक्स क्यूब माइनस एक्स हम लोग कंसीडर कर लेते हैं। ये मेरे पास एक फंक्शन है एक्स क्यूब माइनस एक्स का, और मैं क्या करूँगा एफ ऑफ माइनस एक्स जो है वो हम पुट कर देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस एक्स क्यूब माइनस जहाँ जहाँ एक्स लिखा हुआ वहाँ हम लोग क्या पुट कर देंगे, माइनस की साइन लगा देंगे उसके साथ, और एफ ऑफ माइनस एक्स, तो माइनस का एक्स क्यूब जो है वो आपके पास माइनस में ही रहेगा, जबकि माइनस माइनस यहाँ पर हमारे पास प्लस एक्स बन जाएगा, और एफ ऑफ माइनस एक्स। अब आप अगर यहाँ से दोनों में से माइनस की साइन अगर हम कॉमन निकाल ले तो मेरे पास क्या बनेगा, नेगेटिव एक्स एक्स क्यूब और माइनस एक्स। सो ये वाला जो पार्ट है आप देखें एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स, तो ये एक्स क्यूब माइनस एक्स जो पार्ट है ये किसके इक्वल है हमारे पास, एफ ऑफ नेगेटिव एक्स। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि एफ ऑफ नेगेटिव एक्स इक्वल्स टू नेगेटिव एफ ऑफ एक्स। नाउ यू कैन सी हियर कि हमारे पास जो स्टेटमेंट मैंने लिखी हुई है ऑड फंक्शन को कंसीडर करने के लिए, वो स्टेटमेंट यहाँ पर होती है प्रूफ। तो इस तरीके से हम लोग जो है वो स्टेटमेंट्स को प्रूफ कर सकते हैं इवन और ऑड फंक्शन की। इसके ग्राफ में आपको अगर वैसे ही मतलब दिखाना चाहूँ बना करके कि किस तरीके से ये इसकी शेप होती है, तो समथिंग लाइक दिस। ठीक है, अब थोड़ा सा यहाँ पर प्रॉपर नहीं बन सका है, लेकिन सम हाउ जो है वो उसी तरीके से इसकी शेप होती है। तो ये हमारे पास से इवन और ऑड फंक्शन की काइंड्स, मतलब फंक्शन की काइंड से इवन एंड ऑड, तो हम ये अपने आगे एक्सेल में भी यूज़ करेंगे। आई होप कि बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी, बट स्टिल इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन देन यू मे आस्क। थैंक यू सो मच।